बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक और न्यू एपिसोड शुरू करेंगे। ये क्या कर रहा है? रईस चिल्लाया। भागने की फ़िक्र कर, तू देखता रहा, मैंने कहा और जीप इमारत के कंपाउंड में घुसा दी। मैंने रोकने के लिए पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए। जीप फिसली और घूमकर इसका रुख कंपाउंड के गेट की तरफ हो गया था। मेरे कानों ने दूसरी जीप के आने की आवाज़ सुनी। एक खुदकार के से अंदाजे में मेरे जहन ने हिसाब किताब किया। मैंने चिल्लाकर रईस से कहा, रईस नीचे उतर जा। तू क्या कर रहा है? इसने पूछा। बकवास मत कर, नीचे उतर, मैंने धाड़ कर कहा। मेरे लहजे में वहशत महसूस करके वो पिछला दरवाज़ा खोलकर नीचे कूद गया। इस लम्हे मैंने एक्सीलेटर पर पाँव का पूरा जोर डाला था। जीप टायर गियर में थी। वो ज़ख़म खोरदा दरिंदे की तरह गेट की तरफ लपकी। गेट के करीब आते ही मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे लड़क गया। जीप खासी रफ्तार पकड़ चुकी थी। पक्के फर्श पर बेलन की तरह लड़कते हुए मैंने जीप को गेट से निकलते और फिर रब नवाज की पार्टी वाली जीप को पूरी कुव्वत से इससे टकराते देखा। धमाका बेहद शदीद था। दोनों जीपें चश्मे जन में तड़मतड़ कर रह गई थीं। जब दूसरी जीप के ड्राइवर ने हमारी जीप को गायब पाया होगा तो उसे हैरत शुदा झटका लगा होगा। इतनी जल्दी वो गायब नहीं हो सकता था। इस्तरारी तौर पर इसने रफ्तार बढ़ाई होगी और इस लम्हे मेरी जीप कंपाउंड के खुले गेट से निकली तो इस बचने की मोहलत भी नहीं मिली होगी। बाद में मुझे मालूम हुआ था कि जीप में सवार 4 में से 2 मौका पर मर गए थे, जबकि दिलनवाज और उसका साथी गनमैन शदीद ज़ख्मी हुए थे। बाद में गनमैन भी हलाक हो गया था। अलबत्ता डॉक्टर ने दिलनवाज को बचा लिया था। बेलन की तरह लड़कते हुए मेरा सर अचानक किसी शय से टकराया था। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा था। इसे होश आ रहा था। किसी ने खुशी से चिल्लाकर कहा। होश में आने के बाद ये पहली आवाज़ मैंने सुनी थी, गालिबन मैं कर रहा था। मेरे सर में जैसे रोड रोलर चल रहा था और मुझ में आँख खोलने की हिम्मत नहीं थी। सर में ऐसा दर्द था जैसे मेरा सर फर कर कई टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। नासिर मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? इस बार नीलम की आवाज़ आई। मैंने वह मुश्किल आंखें खोली। मेरे सामने इसके आंसुओं से तर चेहरा था। मैं ज़िंदा हूँ, मैंने कर रहा कर कहा। अब तक तो हूँ, बड़े ढीठ आदमी हो अपन की तरह। दाएं तरफ से रईस के हंसने की आवाज़ आई। फजूल मत बोला करो, नीलम ने खफकी से कहा। अब तबीयत कैसी है? इसने मुझसे पूछा था। प्यास लगी है, पानी पिलाओ, मैंने आहिस्ते से कहा। नीलम ने लपक कर गिलास उठाया, इसमें पानी डाला, फिर नहायत मोहब्बत से मेरा सर अपने बाजुओं में लेकर बुलंद किया। मैं इसके वजूद की नरमी और गर्मी महसूस कर रहा था। इतना सुकून था इसकी आगोश में। इसने गिलास मेरे लबों से लगाया और मैं घूंट घूंट करके इसके हयात बख्श कतरे हलक से उतारने लगा था। पानी पिलाकर इसने मेरा सर नहायत एहतियात से वापस तकिए पर रख दिया। काश मैं भी अपना सर तुड़वा कर आया होता है, रईस ने शरारत से कहा तो नीलम झीप गई। तुझे सर तुड़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने मुस्कुरा कर कहा तो नीलम खफा हो गई। बस होश में आते ही बकबक शुरू कर दी। वो कमरे से चली गई। मेरी हालत किस कदर बेहतर हो गई थी। मेरे सर पर बंदी पट्टी जाहिर कर रही थी कि मुझे बाकायदा डॉक्टर देख चुका था। अब सवाल यह था कि मैं नीलम हाउस तक आया कैसे। यही सवाल मैंने रईस से किया तो वो बोला, अभी आराम कर, मुझे और भी कुछ करना है, वापस आकर बताऊँगा। रईस चला गया। वो परेशान लग रहा था। मैंने महसूस किया था कि सुबह हो चुकी थी। गोया मैं 3-4 घंटे बेहोश रहा था। कुछ देर बाद नीलम नाश्ते की ट्रे उठाए चली आ रही थी। पहले इसने गिले तौलिए से मेरा मुंह साफ़ किया, फिर सलीके से नैपकिन बिछाया और चम्मच से दूध मिला दलिया खिलाने लगी। मैंने झिलाकर कहा, मैं मरीज़ नहीं हूँ, बस ज़रा ज़ख्मी हुआ हूँ। ये सब क्या है? मुझे पराठा, टोस्ट और आमलेट दो। फजूल बातें नहीं, डॉक्टर ने यही कुछ खिलाने का कहा है। इसने दलिया खिलाना जारी रखा। इसने ज़बरदस्ती मुझे पूरा प्याला खिला दिया। इसके बाद मेरी कॉफ़ी की फरमाइश नज़रअंदाज करके 1 गिलास दूध पिला दिया गया और आखिर में कुछ गोलियाँ खिलाईं, जिनमें इसने चालाकी से नींद की गोलियाँ भी शामिल कर दी थी। यकलख्त मेरे असाब सुकून में आ गए और मैं क़नूदगी में डूबता चला गया। अगली बार जागा तो कमरे में नीम तारीकी थी, रात हो चुकी थी। सुबह किया नाश्ता कब का हज़म हो चुका था। मेरे पेट में मुहावरे के मुताबिक चूहों की रेस जारी थी। दुआओं के असर से मेरा जिस्म सुन्न हो रहा था। दर्द की बजाय पूरे जिस्म में हल्की सी सनसनी महसूस हो रही थी। मैं उठकर बैठा, फिर बिस्तर से उतर आया। ना तो चक्कर आए और ना ही कदम लड़खड़ाए थे, यानी चोट ज़्यादा संगीन नहीं थी। मैंने बाथरूम में जाकर अपना जायज़ा लिया। सिवाय सर के कहीं ख़ास चोट नहीं आई थी। घुटने और कोहनियों पर चंद मामूली सी खराशें थीं जो ज़मीन पर लड़कने की वजह से आई थी। मुझे शिद्दत से नहाने की ख्वाहिश हो रही थी। मैंने टब में नीम गर्म पानी भरा, इसमें डेटॉल और 1 कॉलोन मिलाया, फिर इस नीम गर्म पानी में कपड़े उतार बैठ गया। इस गुस्ल ने मुझे बेहद सुकून दिया था। इस दौरान मैं सोचता रहा कि हाशिम रज़ा का क्या हुआ होगा। वो किसके हत्थे चढ़ा होगा? रब नवाज की पार्टी के, सुबहान शाह के आदमियों के, या फिर मलकुल मौत के हत्थे चढ़ गया होगा। वहाँ जिस तरह अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, हाशिम रज़ा का मारा जाना ऐन मुमकिन था। इस सूरत में रब नवाज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता। बेशक प्रोफेसर हाशिम रज़ा एक अजीम साइंसदान था, लेकिन वो अपनी सलाहियतें मनफी मानों में इस्तेमाल कर रहा था। नासिर, अब बाहर आ जाओ, नीलम ने दरवाजे पर चिल्लाकर कहा। खाना तैयार है। उफ़, क्या याद दिलाया, मैंने कहा और जल्दी जल्दी बाहर निकलकर जिस्म झुकाकर कपड़े पहने। रईस और नीलम खाने के लिए में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर पुलाव और कौरमे की खुशबू बुरी तरह मेरे हवास पर हमलावर हो रही थी। खाने के दौरान मैं रईस से कुछ भी पूछ नहीं सका था। नीलम मुसलसल मुझे तमीज़ से खाने के लिए कह रही थी और मैं इसकी एक नहीं सुन रहा था। पेट में कुछ गया तो मेरे हवास ज़रा ठिकाने आए थे।
खाने के बाद मैंने दूध पीने का हुक्म मुस्तरद कर दिया और कॉफ़ी का मुतालबा करते हुए धमकी दी कि अगर मुझे कॉफ़ी ना मिली तो मैं रईस को लेकर किसी रेस्टोरेंट में चला जाऊँगा। अच्छा बाबा, पियो कॉफ़ी, अपनी सेहत ख़राब करो, मुझे क्या, इसने जल भुन कर कहा था। ये ख़वातीन शराफत की ज़बान समझती ही नहीं हैं। मैंने नीलम के जाने के बाद रईस से कहा। इसने मौका से फ़ायदा उठाकर मुझसे इत्तफ़ाक़ किया और मुझे वो वाक़या सुना जो मेरे बेहोश होने के बाद पेश आए थे। दोनों गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी और मैं बेहोश था। रईस ने इसे मौका पर अपने हवास बाजार रखे थे और इस इमारत के कंपाउंड में घड़ी कार में मुझे डाल कर वहाँ से फ़रार हो गया था। माल रोड के शॉपिंग सेंटर के सामने होने वाले इस हंगामे में 3 अफराद मारे गए थे और 3 अफराद जीपों के तसादुम में हलाक हुए थे, जबकि रबनवाज का बेटा दिलनवाज इसी हादसे में शदीद ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़ा था। मेरा अंदाज़ा था कि रबनवाज गुस्से से पागल हो रहा होगा। इस वक्त मैं इसके हाथ आ जाता तो अपने हाथ से मेरा कीमा कर डालता। अचानक मुझे जीप का ख्याल आया, यार रईस, एक गड़बड़ हो गई। रबनवाज जीप के नंबर से पता चला लेगा कि नासिर अजीम ने ख़रीदा था। मुझे पहले ही एहसास हो गया था, इसलिए मैं सुबह सवेरे जाकर इस कार डीलर को पक्का कराया हूँ तो उन्हें जिससे जीप खरीदी थी। मैंने इसे बता दिया कि अव्वल तो कार तब्दील करने का जिक्र ना करे और दूसरे ये कि तेरा हुलिया भी गलत बताए। मैंने इसे भी धमकी दे आया हूँ, अगर बात ख़राब हुई तो इसकी सूरत ख़राब हो जाएगी और इसके शोरूम में आग लगा दी जाएगी। ये धमकी तो इसे रबनवाज भी दे सकता है, बल्कि रबनवाज ने इसे उठवा लिया तो इसे हकीकत उगलते चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैंने एतराज़ किया। मैंने जीप के नंबर प्लेटें भी बदल दी थी। इस और इंजन नंबर के लिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह काम बन जाए। मैंने जीरा ब्लेड से कह दिया है कि 10-20 हज़ार खिलाकर पुलिस वालों की मदद से जीप के ये नंबर मिटवा दें। अगर ऐसा हो गया तो रबनवाज का बाप भी जीप का पता नहीं चला सकता। इतना ज़्यादा खुशफहमी में आने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे फ़िक्र लाहक हो गई है, अगर रबनवाज नासिर अजीम के बारे में जान गया तो इससे मेरा तुम लोगों से ताल्लुक़ भी छुपा नहीं रहेगा और वो चंदा, कमाल, कमर और नीलम के बारे में भी जान जाएगा। यार, एक बात समझ नहीं आती, रबनवाज तुझे इस वक्त भी देखा था जब तू शादियों के साथ हुआ करता था। क्या ऐसा याद नहीं रहा कि तुझे सूरज शाह आलम से किस कदर मिलती है? मुमकिन है इसे याद ना रहा हो, वैसे भी वो करके भूल जाने वालों में से है। इसे याद भी नहीं होगा कि इसने दो नौ उम्र लड़कों पर कितना खौफनाक तशद्दुद किया था और एक फ़कीरज़ादी को बरहाना किया। मगर हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो चंदा और कमाल को ख़बरदार कर दे, बल्कि हॉस्पिटल की हिफाजत के लिए किसी सिक्योरिटी एजेंसी से गार्ड रखवा ले। नीलम पहले ही ऐसा कर चुकी है। इसके किसी जानने वाले रिटायर्ड कर्नल की सिक्योरिटी एजेंसी है। इसने सारे बंदे चुन कर रखे हैं। सुना है साबिक आर्मी कमांडोज़ हैं। 4 गार्ड नीलम ने अपने लिए हायर किए हैं और 4 कमाल के हॉस्पिटल के लिए। इनमें से जो चंदा, कमाल या कमर के हॉस्पिटल से बाहर जाने की सूरत में इनके साथ रहा करेंगे। क्या नीलम अब्बासी और रक्षी को भूल गई? नहीं यार, इसने इन्हें भी कहा था, लेकिन इन दोनों ने इनकार कर दिया। अब्बासी ने कहा कि इसे गार्ड की ज़रूरत नहीं है। इसने मकामी थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है कि इसे रबनवाज से ख़तरा है। अगर इसे कुछ हो जाए तो रबनवाज को इसका ज़िम्मेदार समझा जाए। कुछ होने के बाद रबनवाज को ज़िम्मेदार बनाने से फ़ायदा, मैंने तलखी से कहा। रक्षी ने इससे कहा है कि वो मुझसे कह रही थी कि 1-2 दिन में वो सिक्योरिटी गार्ड रख लेगी। मैंने सर हिलाया। दरअसल अब्बासी पैसे के मामले में कमज़ोर है और ख़ुददार भी है। वो हम में से किसी की मदद लेना पसंद नहीं करेगा, मगर रक्षी इसे काबू कर लेगी और इसके पास दौलत भी है। मैं इससे बात करता हूँ। रक्षी घर पर ही थी। नासिर, कैसे हो तुम? इसने खुशी से कहा। रक्षी, हम सब ख़तरे में हैं। मैंने इसे ख़बरदार किया और फिर सारे हालात से आगाह किया। गुज़श्ता रात का वाक़या भी सुना दिया। इन हालात में रबनवाज की कैफियत बावले कुत्ते की सी हो रही थी। तुम सब एहतियात करो और फ़ौरन सिक्योरिटी गार्ड्स रख लो। अगर इस सिलसिले में कोई मसला हुआ तो नीलम का एक कर्नल जान पहचान वाला है। इसने सिक्योरिटी एजेंसी खोल रखी है और इसके पास अच्छे गार्ड्स हैं। इससे बात कर लेना। मैंने अब्बासी से बात करूँगा। इसने हिचकचा कर कहा। देखो रक्षी, ये अमल करने का वक्त है, बात करने का नहीं। अब्बासी ये वक्त खुददारी के चक्कर में पड़ा हुआ है। बेशक खुददारी अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम चीज़ जान की हिफाजत है। अगर खुदा न खास्ता तुम्हें या अब्बासी को कोई नुकसान होता है तो मैं सारी उम्र तुम लोगों का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। ये बात नहीं है, रक्षी बोली। दरअसल 1-2 दिन में हम जा रहे हैं। पहले इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ अब्बासी कुछ रिश्तेदार हैं, इनसे मिलना है। फिर मरी और सवात एक चक्कर भी लगाएंगे। शादी के बाद हमें हनीमून मनाने का मौका ही नहीं मिला था। वो शर्मीले अंदाज में हंसी। 10-12 दिन का चक्कर है, इसके बाद आकर देखेंगे। बस ये वजह थी अब्बासी फौरी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख रहे थे। शुक्र है मेरे ऊपर से एक फ़िक्र तो कम हो गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन जब तक तुम लोग चले नहीं जाते मोहतात रहना। ओके बाबा। वो हंसी। आज शायद मैं और अब्बासी आए तुम्हारी तरफ, यानी नीलम हाउस। फ़ोन बंद करके मैं रईस की तरफ घूमा। तूने लॉकर का क्या किया? क्या इसके बारे में कुछ पता चला? मैंने मालूम कराया था, लेकिन लॉकर्स वाला अफसर बीमारी की वजह से छुट्टी पर है। वो वापस आएगा तभी कुछ हो सकेगा। रईस ने जवाब दिया। इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने मायूसी से कहा। बहानशाह दिलावर के वारसों को लाकर पर कब्जे का मौका मिल जाएगा। यकीनन इस लाकर में कीमती और अहम अशिया रखी होंगी। ब्लैक मनी, रईस बोला, अंधी रिश्वत की कमाई। एहतसाब के डर से अब राशि अफसरान जायदादें बनाने बजाय अपने रकम डॉलर्स या पाउंड में बदल कर लाखों में रख रहे हैं। मुमकिन है दिलावर शाह ने भी ऐसा ही किया हो। यार सुबहानशाह, इसे बात करनी है। इसे मालूम करना है कि हाशिम रज़ा इसके हाथ लगा या नहीं। बाहर चलकर इसे फ़ोन करते हैं। हरगिज़ नहीं। नीलम कमरे में आई। ख़बरदार जो घर से कदम बाहर निकाला। नीलम, ये काम ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है, इस घर में भी 10 फ़ोन है।
तुम इससे क्यों नहीं कॉल करते? इसलिए कि सुभान शाह एक बार शौक आदमी है, इसलिए मुमकिन है कि वो अपने घर बैठे मालूम कर ले कि आने वाली कॉल किस नंबर से की जा रही थी। मैंने इसे समझाया, तुम्हारे घर के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ये मेरी बल्कि हम सब की महफूज पनाहगाह है। तुम बाहर जाओगे और फिर कल की तरह कोई हरकत कर जाओगे। तुमने अपनी जान दाव पर लगाकर हम सब के साथ नाइंसाफ़ी की थी। जानते हो रईस, तुम्हें जब उठा कर लाया तो मैं समझी कि खुदा ना खास्ता तुम इसकी आवाज़ भर गई थी। बस मैंने कह दिया ना तुम नहीं जाओगे। मैं चिढ़ गया। मुझे अपनी जान प्यारी है और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि इसे ख़तरे में डालता फिरूं। आखिर तुम मुझे इतना गैर जिम्मेदार क्यों समझती हो? कल यकीनी मौत हमारे पीछे थी, इससे अपनी और रईस की जान बचाने के लिए मुझे यह ख़तरा मोल लेना पड़ा था और मैं नीला हाउस में कैद होकर तो नहीं बैठ सकता। इस सूरत में बाहर के मसले कौन निपटाएगा? तुम भी तो मसले फैलाते रहे हो ना, नीलम ने तेज़ लहजे में कहा, और इन्हें समेटने की कोशिश नहीं कर रहे हो? क्या मतलब? मैंने बरहमी से कहा, क्या मैं शौकिया मसाइल मोल ले रहा हूँ? मेरे गुस्से से वो डर गई। मेरा ये मतलब नहीं। ये देखो नासिर, हम पहले ही बहुत सारे ख़तरों में घिरे हुए हैं, आज मोइनुद्दीन का मसला बाद में बयान करना। रईस ने जल्दी से इसकी बात काटी। नासिर ठीक कह रहा है, औरतों की तरह घर में बैठने से मसाइल हल नहीं हुआ करते। मगर नीलम ने कहना चाहा, कोई अगर मगर नहीं। रईस धाड़ा और मुझसे बोला, चलो नासिर। नीलम का मुँह फूल गया था, वो तेज़ी से कमरे से निकल गई। उल्लू के पट्टे, अभी ये जाकर रोएगी। मैंने कहा, रईस बना गया, तो भी यहीं बैठ कर रो। नाराज़ क्यों होता है मेरे यार? मैं हंसा। मैं नीलम को दुखी नहीं देख सकता। देख तो मैं भी नहीं सकता। इसने शर्त आ भरी, लेकिन यार औरतों की ज़्यादा मानने लगो तो ये सर पर चढ़ जाती हैं और फिर नाचने लगती हैं। मोबाइल चार्ज हो चुका था, इसे मैंने साथ ले लिया, मगर मुझे पीसीओ से फ़ोन करना था। इस ज़माने में CLI था। इसके बावजूद मैं नीलम हाउस से सुभान शाह या रबनवाज को फ़ोन नहीं करना चाहता था। इनके लिए मुमकिन था कि ये आने वाली कॉल का पता चला देते और इस तरह नीलम हाउस इनकी नज़रों में आ जाता। बल्कि मेरी कोशिश थी कि नीलम का लिया मोबाइल भी कम से कम इस्तेमाल करूं। अगरचे रईस ने इसे किसी से माँ कनेक्शन से ख़रीद लिया था, लेकिन अगर रबनवाज या सुभान शाह इस शख्स तक पहुँच जाते तो रईस को इनकी नज़रों में आ जाता, और ये मैं नहीं चाहता था। रास्ते में मैंने आज़ाद साहब के दफ्तर फ़ोन किया। वहाँ हस्बे मामूल मैदान हैशर का समा था। जब मैंने चौथी बार चिल्लाकर आज़ाद साहब से मिलाने को कहा तो ऑपरेटर के समझ में आया था। मेरी समझ में नहीं आता कि दफ्तर में खासी जगह होने के बावजूद आखिर बेचारे फ़ोन ऑपरेटर को एक अलग कैबिन क्यों मुहैया नहीं किया जाता था, जहाँ वह सुकून से काम कर सके। इस तरह चीख पुकार के दरमियान बैठकर इसे अपना काम करना दुश्वार हो जाता होगा। खुदा खुदा करके आज़ाद साहब लाइन पर आए। इस वक्त भी वो फ़ोन लेकर अपने किसी कातिब को डांट रहे थे, जिसने एक सियासतदान के नाम में फाहश गलती करते हुए अखबार पर हमले का जवाब मुहैया कर दिया था। मियाँ, अगर किसी ने यहाँ हमला किया तो तुम्हें आगे कर देंगे कि यही है वो नाहंजाज जिसने होती को खोती बना दिया है। समझे बगैर इससे गधे के जज्बात पर क्या गुजरेगी। मैंने वह मुश्किल अपनी हंसी ज़ब्त की। बिलाखिर आज़ाद साहब को मेरा ख्याल आ गया। भाई कौन है? इस नामाकुल वक्त जब हम मलकुल मौत के हाथ भी ना आए थे। सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैंने हंसकर कहा, मैं भी नाम बदल जाने वाला एक केस हूँ। अरे तुम? मियाँ बड़े मौका से याद किया है। हमारे अखबार की एक ताज़ा सुर्खी के मुताबिक कल की मारधाड़ में तुम भी मुलविस थे और गोया मकतूल होते होते रह गए। गज़ब मत कीजिएगा। मैंने घबरा कर कहा, फ़ौरन ख़बर से मेरा नाम निकाल दीजिए। ये तो नहीं हो सकता साहबजादे, हम पूरा सच छापते हैं, इसलिए आज तक यहीं बैठे हैं। दूसरे इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये प्रेस रिलीज़ है। FIR में तुम्हारा नाम भी आया है, यानी शाह आलम। मैं सन्नाटे में रह गया। मैं जितना शाह आलम के किरदार को उन लोगों के जहन से उतारने की कोशिश कर रहा था, इतना ही ये नाम बार बार लोगों के सामने आ रहा था। इसमें कोई शुबा नहीं था कि हरकत रबनवाज की थी। मैंने कहा, आप प्रेस रिलीज़ के साथ खबर आप अपनी भी दे सकते हैं। हाँ, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, बल्कि हमने कई और अखबारी मदीरों से बात की है और इसे शबनम वाले तनाज़े का एक हिस्सा करार दिया है। उम्मीद है कि सब अखबार प्रेस रिलीज़ से हट कर भी अपनी खबर देंगे। शबनम कहाँ है? वो वहाँ है जहाँ से अपनी भी खबर नहीं। इस बार आज़ाद साहब के लहजे में तलखी थी। साहबजादे, क्या तुम इसका पीछा छोड़ नहीं सकते? मैं समझता हूँ इस लड़की ने तुम्हारी खातिर ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ें उठा ली हैं और इनका ऐसे कोई सिला नहीं मिलेगा। मैं आपकी बात समझता हूँ आज़ाद साहब। मैंने बारहा शबनम को समझाने की कोशिश की, लेकिन मियाँ जब तक दीवानगी का सबक सामने आता रहेगा दौरे भी पड़ते रहेंगे। इसका बेहतरीन इलाज यह है कि तुम इसके सामने आना छोड़ दो। अभी तो मैं इससे एक ख़ास जगह रखा है जहाँ मुहावरे के मुताबिक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैंने इत्मीनान से सांस लिया। यह आपने अच्छा किया, क्योंकि कल रात के वाक़े के बाद रबनवाज पागल हो रहा है और इससे कोई बाइद नहीं है कि वो ओछी हरकतों पर उतर आए। आप भी मोहतात रहिएगा। हम एहतियात करें तो अखबार कैसे चलाएंगे वहाँ से? अच्छा मियाँ खुश रहो, यहाँ अभी बहुत सारे काम हैं। ये कहकर इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने इत्मीनान के सांस ली और चूका। गाड़ी क्यों रोक दी है? हजूरे वाला, हम PCO तक आ गए हैं। रईस ने तंज किया, अब सवारी नीचे उतारिए। रात का वक्त होने की वजह से रश ना होने के बराबर था। ये वही कल वाला PCO था। अगरचे दोबारा यहाँ आना हिफाजत के नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं था, लेकिन अब आ ही गए थे तो मैंने सोचा फ़ोन कर लिया जाए। यहाँ सुबहान का नंबर PCO वाले नौजवान को भी याद हो गया था। इसने फुर्ती से नंबर मिलाकर लाइन मेरे हवाले कर दी। शाह साहब, आपका खादिम शाह आलम अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने सुबहान शाह के लाइन पर आते ही कहा, सुनो, कल तुम्हारी वजह से मेरे 2 कीमती आदमी मारे गए। शाह साहब, मुझे अफसोस है, लेकिन इसके बदले में आप आदमी के पास आया था, इसकी कीमत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रबनवाज इसके बदले आपके सारे नुकसान की तलाफ़ी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे तो ये आम सा आदमी लगा है।
सुभान शाह ने बेजारी से बताया, अहमद प्रोफेसर दोपहर से सहा हुआ बैठा है। शाह साहब, आपने कुछ अरसा पहले लाहौर में महरम अकूल किस्म के बंदरनुमा बच्चों के महलों के बारे में सुना होगा। हाँ, पढ़ा तो था बाबा, लेकिन अखबार वाले इस किस्म की स्टोरियाँ छापते रहते हैं। इन्होंने इन आफत बच्चों के बारे में कम छापा था। अखबार पर हमले के दौरान एक बच्चा हलाक भी हुआ था और इससे पहले कि इसका मुआयना होता है इसकी लाश गायब कर दी गई थी। ये सब बताने का मकसद बाबा, आपने सिर्फ सुना और अखबार में पढ़ा है, मैं सिर्फ इन्हें देख चुका हूँ, बल्कि इस किस्म के मखलूक के 2 नमूने मेरे हाथों हलाक हो चुके हैं। मैंने इसे जंबो और लाली के बारे में भी बताया, मगर इन सब बातों का इस प्रोफेसर से क्या ताल्लुक। सुभान शाह झुंझला गया था। इस मखलूक का खालिक यही शख्स हाशिम रज़ा है। इसने हैवानी और इंसानी जरासीम के मिलाप से इन्हें बनाया है। मैंने इंकशाफ किया। बात सुभान शाह की समझ में ज़रा देर से आई थी। ये क्या बकवास है, खालिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, दुरुस्त, मगर इस इंसान को भी कुछ अख्तियारात और अलूम दे रखे हैं। प्रोफेसर हाशिम रज़ा साइंस की इस शाख का माहिर है, जिसे जेनेटिक साइंस कहते हैं। अब तो साइंसदान बगैर नुतफ़े के भी एक आम खुलिये से पूरा जानदार बनाने पर कादिर हो गए हैं। इसे क्लोनिंग कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन इंसान और हैवान के मिलाप से एक नई मखलूक। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इसको बुलाकर पूछ सकते हैं। हकीकत यह है कि रब नवाज के लिए इस किस्म के 3 तजर्बे और भी कर रहा है, इस वजह से वो इसके लिए पागल हो रहा है। सुभान शाह शशदर रह गया। शाह आलम, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, इसमें 1% शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैंने प्रोफेसर को जहाँ से अगवा किया था वहाँ इसके पास एक ऐसा ही बंदरनुमा इंसानी बच्चा था, बमुश्किल चंद महीने का। क्या आप यकीन करेंगे कि इस बच्चे ने मुझ पर हमला किया और इसके दांत के निशान अभी तक मेरे बाजू पर हैं। बाद में जब मैं प्रोफेसर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो इस बच्चे पर एक तेज़ाब नुमा गिर गया था, वो हलाक हो गया था। आप प्रोफेसर से इसकी तस्दीक कर सकते हैं, और फिर भी कोई शक रह जाए तो रब नवाज इसकी तस्दीक करेगा। प्रोफेसर को दोबारा हासिल करने के लिए इसने अपने बेटे दिलनवाज को भेजा था, जो मेरा पीछा करते हुए हादसे में शदीद ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़ा है। ये बात प्रोफेसर की अहमियत जताने के लिए काफ़ी है। अगर ऐसी बात है तो शाह आलम, तुमने अपनी तरफ से मेरा दिल साफ़ कर दिया है। अब मैं इस मलक रब नवाज को देख लूँगा। अगर तुम्हें मेरी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कह सकते हैं। सुभान शाह साहब, मैं जानता हूँ कि पुलिस पर आपका असर और शौक़ दिलावर शाह मरहूम तक महदूद नहीं था। मैं चाहता हूँ कि पुलिस मेरी तलाश के लिए जारी मुहिम को तर्क कर दे, या ये कम से कम धीमी पड़ जाए। इससे मुझे आसानी रहेगी। मैं बता चुका हूँ कि मैं यहाँ से अपना काम समेट रहा हूँ। 1-8 महीने के अंदर मैं मलक से बाहर चला जाऊँगा। मैं वादा नहीं करता, लेकिन मेरी कोशिश होगी। ये बताओ कि ये मुआहदा तो तुम रब नवाज से भी कर सकते थे। प्रोफेसर को इसके हवाले करके इससे ज़मानत हासिल कर लेते तो तुम जानते हो पुलिस तो सिर्फ एक मोहर है, असल में रब नवाज को तुम्हारी तलाश है। मैं हंसा। शाह साहब, मैं रब नवाज की ज़मानत पर एतबार नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं इसे मजबूर नहीं कर सकता। वो मुझसे क्या वादा पूरा करेगा। वो मुझसे बेदरीक झूठे वादे कर सकता है, लेकिन आपका मामला मुख्तलिफ है। आपसे वादा करके या मुआहदा करके वो इतनी आसानी से नहीं फिर सकता। आप इसे मजबूर कर सकते हैं। दूसरे, मैंने प्रोफेसर को सिर्फ शबनम को रिहा कराने के लिए अगवा किया था। वो मकसद पूरा हो चुका था। अचानक बात करते करते मेरी नज़र बाहर गई। रईस पागलों की तरह इशारे कर रहा था। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा शाह साहब, आपसे फिर बात होगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और पीसीओ वाले नौजवान को 100 का नोट पकड़ा दिया। मैं तेज़ी से बाहर निकला तो रईस ने गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी। इसने मेरे बैठते ही कार दौड़ा दी थी। इसने बरहमी से कहा, उल्लू के पट्टे, क्या तेरी अकल घास चरने चली गई थी जो फ़ोन पर इतनी लंबी बात कर रहा था। यार, सुभान शाह लाहौर से बाहर है। मैंने इसे तसल्ली दी। वो खुद यहाँ नहीं है, लेकिन इसके गिरगे तो मौजूद है ना। इसने बनाए हुए अंदाज में कहा, मैंने अभी कार में गामे शेख को गुजरते देखा था। ये गामे शेख कौन है? मैंने पूछा। इसे रब नवाज का ख़ास आदमी समझ। कल तूने जो यहाँ से कॉल की थी ना, लगता है रब नवाज ने इसका पता चला लिया है। इसके आदमी पीसीओ की निगरानी कर रहे हैं। इस होली में वो मुझे पहचान नहीं सकते। चेहरे पर हाथ फेरा। मैंने फ्रंट कट साफ़ कर दी है और मुझे बढ़ा रहा हूँ। बालों पर क्या गया, ब्राउन कलर अब उतर रहा है और नीचे से स्याह रंग दोबारा झलकना शुरू हो गया है। काले रंग के लेंस और जबड़ों में दबे रबड़ पैड्स की वजह से मेरी शख्सियत में मजमूई तौर पर इतनी तब्दीली आ गई थी कि मुझे शाह आलम या नासिर अजीम के तौर पर शनाख्त करना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर हो गया था। रईस मुसलसल अकबी आईने में देख रहा था। मुझे शुबा हो रहा है नीले रंग की टोयोटा हमारे ताक़ुब में है, इसने कहा तो मैंने मुड़कर देखा। टोयोटा कई गाड़ियों के पीछे थी। अचानक रईस ने कार एक झेली सड़क पर घुमा दी। फ़ौरन ही मैंने टोयोटा को कतार से अलग होकर अपने पीछे आते देखा। मुझे रईस का शोबा दुरुस्त लगने लगा। इसमें आगे 2 अफराद बैठे थे। फासले की वजह से इनकी सूरतें साफ नज़र नहीं आ रही थी। रईस हमारी कार रफ्तार में इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इन्हें चक्कर देने की कोशिश कर। मैंने कहा, और क्या कर रहा हूँ? रईस ने एक कार एक और गली में डाल दी। नए लाहौर के इस इलाके में टाउन प्लानिंग के असूलों के तहत कुशादा और सीधी गलियाँ बनाई गई थी और ये ख़तरा नहीं था कि कोई गली आगे से बंद मिलेगी। लिहाजा रईस पूरी बेफिक्री से कार को मुसलसल गलियों में घुसा रहा था। मगर एक जगह हम फंस ही गए। गली तो बंद नहीं थी, लेकिन वहाँ शामियाना लगाकर और कुर्सियाँ रखकर किसी तकरीब की तैयारी जारी थी। रईस एक लम्हे को बुखला गया था, लेकिन खुशकिस्मती से तकरीब अब तक शुरू नहीं हुई थी और कुर्सियाँ खाली थी। गालिबन ये कोई जलसा था। रईस ने बेफिक्री से कार कुर्सियों में घुमा दी। कार की टक्कर से कुर्सियाँ उछल कर दाएँ बाएँ गिर रही थी। कुछ लोग शोर मचाते हमारी तरफ लपके, लेकिन इससे पहले ही हम शामियाने से निकल चुके थे और जब हम गली में मुड़ रहे थे तो मैंने नीली टोयोटा को शामियाने में फंसते देखा। उल्टी पड़ी कुर्सियों ने रास्ता बंद कर दिया था और रही से एक असर लोगों ने पूरी कर दी थी। रईस, वो फंस गए हैं।
भाग ले, मैंने खुशी से चिल्लाकर कहा। रात 11 बजे हम नीलम हाउस में दाखिल हुए तो नीलम बेकरारी से लॉन में ही टहल रही थी। हमें सही सालम देखकर इसने सुकून का सांस लिया था, लेकिन फ़ौरन ही इसकी नज़र के अगले हिस्से पर पड़ी। ये क्या हुआ? इसने तशवीश से कहा। क्या कोई हादसा हुआ था? एक बच्चे को बचाते हुए फुटपाथ के साथ रखी कुछ कुर्सियां कार की जदी में आ गई थी। रईस ने सफाई से झूठ बोला। इस पर मैंने इससे दिल ही दिल में शाबाश दी। वो मुस्तकबिल में कामयाब शोहर बनने चाह रहा था। सच कह रहे हो ना? इसने मशकूक नज़रों से हमें देखा। नहीं, दरअसल रबनवाज के आदमी हमारे पीछे पड़ गए थे। इससे बचते हुए कार की कई चीज़ों से टक्कर लगी, खूब गोलियाँ चलीं और रबनवाज के घर के जहन्नम रसीद करके हम सीधे यहीं आ रहे हैं। जब तक एक आध हंगामा ना हो हमें खाना हाज़म नहीं होता। बकवास करते हो। नीलम का लहजा नरम था। 1 मिनट में काफ़ी का कहकर आती हूँ, आज मौसम ज़रा खनक है, यहीं बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। यार ये औरत क्या चीज़ है। इसके जाने के बाद रईस कहका लगाकर बोला, इससे झूठ बोलो तो सच समझती है और सच बोलो तो इसे झूठ करार देती है। माँ, मुझे अपने पास ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो ये असलम था। इसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया, और कैसे हो? ठीक हो नासिर साहब? लेकिन वो कहते कहते रुक गया था। मैं इधर उकता गया हूँ जी, करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस सारा दिन बैठे रहो। गार्ड मुझे बाहर जाने नहीं देते। इन्हें मैंने कह रखा है कि तुम्हारा बाहर जाना दुरुस्त नहीं है। रबनवाज के कुत्ते पूरे शहर में मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। अगर तुम पर नज़र पड़ गई तो मुफ्त में मारे जाओगे। क्या फ़र्क पड़ता है जी? जहाँ मेरे सारे घर वाले मारे गए वहाँ मैं भी सही। इसने बेजारी से कहा। इस पर नूतियत का दौरा पड़ा था। यहाँ आकर मेरे पास बैठो। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से आकर टिक गया। मैंने कहा, देखो असलम, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ही कीमती है जितनी कि मेरी। मुझे अंदाज़ा है कि तुम इस वक्त किस सदमे से गुजर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हिम्मत हार जाओ। अभी तुम्हें रबनवाज से अपने घर वालों का इंतकाम लेना है, और इंतकाम लेना आसान नहीं होता। इसके लिए आदमी को बड़ी तैयारी करना पड़ती है। क्या तैयारी करना है? इसने पूछा। कि तुम खुद सोचो कि रबनवाज से इंतकाम लेने के लिए तुम्हें किस किस्म की तैयारी करनी चाहिए। मैंने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। आप मुझे पिस्तौल चलाना सिखा दें। इसने सादगी से कहा। सिर्फ पिस्तौल चलाने से काम नहीं चलेगा, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। हमारे साथ रहो और देखो कि हम रबनवाज से किस तरह निपटते हैं। वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि हमारा भी दुश्मन है। कल रात के मुकाबले में इसका बेटा ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल जा पहुँचा है। इसके 3 बंदे भी मारे गए हैं। इस वक्त अंगारों पर लौट रहा होगा। ये है हमारा इंतकाम, क्या समझे? इसने हैरत से मुझे देखा। रबनवाज ने आपके साथ क्या किया जी? इसी इस्लामी नीलम मुलाजमा के साथ काफ़ी लेकर आ गई। काफ़ी पीते हुए मैंने असलम को इख्तिसार से बताया कि रबनवाज से हमारी क्या दुश्मनी है, इसने हमें क्या क्या नुकसान पहुँचाए हैं और जवाब में हमने इसके साथ क्या क्या किया। असलम दम बखुद हुआ सुनता रहा। इसने यकीनन महसूस किया होगा कि रबनवाज से हमारी दुश्मनी के मुकाबले में इसकी दुश्मनी किस कदर हल्की थी। आखिर में मैंने कहा, देखो, जब आदमी हाथी का शिकार करने जाता है तो ऐसे मुँह उठाकर नहीं चला जाता, बल्कि सारी तैयारी के साथ जाता है। इसके पास हथियार होते हैं और इन्हें चलाने की तरबियत के साथ इसे भी मालूम होता है कि हाथी की कमज़ोरियाँ क्या हैं, इसे आसानी से किस तरह अपना शिकार बनाया जा सकता है। रबनवाज को भी तुम एक तरह का हाथी समझो। इससे निमटने के लिए चालाकी लाजमी है, ये बात याद रखो। रबनवाज के बेशुमार दुश्मन हैं। इसने बेशुमार लोगों पर जुल्म ढाए हैं, इसके बावजूद आज़ाद फिर रहा है। इसे कोई खौफ नहीं है क्योंकि इसने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर रखा है। यानी मैं इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असलम के लहजे में मायूसी थी। इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। अगर तुम हकीकत को तस्लीम करके रबनवाज के ख़िलाफ़ लड़ोगे तो तुम कामयाब रहोगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई राफिल लेकर तुम रबनवाज के घर पर चढ़ दौड़ो और इससे दिल इसके ख़ानदान के साथ ख़त्म कर दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। तुम गेट में दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिए जाओगे। फिर आप बताएं मैं क्या करूँ? इसने बेबसी से कहा। जब मुझे अपनी माँ बहनों की लाशें याद आती हैं तो मेरी रगों में खून की जगह आग दौड़ने लगती है। अभी तो तुम सब्र करो और इंतज़ार करो, कभी ना कभी वक्त तुम्हारे साथ होगा और तुम इससे इंतकाम ले सकोगे। आपने इन बर्तनों के बारे में क्या सोचा? मैंने साफ गोई से कहा, असलम ये नवादरात मैं रबनवाज को फांसने के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं तुम्हें इसकी कीमत दे देता हूँ। मैंने जीप से चेक बुक निकाल कर इससे एक चेक पर साइन किए और चेक इसकी तरफ बढ़ा दिया। इस पर तुम जो रकम लिखोगे मुझे मंजूर होगी। इसने हैरत से मुझे देखा और सरगोशी नमा आवाज़ में बोला, जो रकम भी लिख लूँ। मैं मुस्कुराया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम इस पर अपनी मर्ज़ी से रकम लिखने के लिए आज़ाद हो। कल तक ये रकम बैंक से भी आ जाएगी। लेकिन मैं रकम का क्या करूँगा? इसने कहा, जब मैं रबनवाज से इंतकाम भी नहीं ले सकता। इंतकाम के लिए वसाइल का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन इससे फ़ायदा भी होता है। बेहतर होगा कि तुम इस चक्कर में ना पड़ो। मैंने कहा ना कि इस एक वक्त ऐसा आएगा जब रबनवाज तुम्हारे रहम व करम पर होगा। इस वक्त तुम इससे इंतकाम ले सकोगे। आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर तुम जाना चाहो तो तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहना चाहो तो मुझे खुशी होगी। देखो, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 2 आदमी मिलकर बड़ी ताकत बन जाते हैं। वो जो कहा जाता है ना, 1 अकेला और 2 11, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो 2 से ज़्यादा हैं। इस जदोजहद में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे बहुत सारे साथी हैं। मैं आपको सोच कर बताता हूँ। इसने हिचकिचा कर कहा। बिल्कुल सोचो और सोच समझ कर फ़ैसला करो ताकि बाद में पछतावा ना हो। मैंने इसकी हौसला अफजाई की। तुम आराम से सोच सकते हो। वो सलाम करके चला गया। इसके जाने के बाद नीलम ने कहा, यह शख्स मुझे ख़तरनाक लगता है। रईस ने इसकी तायद की। हाँ, ये दिमाग की वजह दिल से सोचता है। मैं डरता हूँ कि ये जज्बाती होकर रबनवाज तक ना जा पहुँचे और अपने साथ हमें भी मरवा दे। इसके साथ जो हुआ है इसका जज्बाती होना फितरी अमर है।
मैंने कहा अगर हमारे प्यारे खुदा न खास्ता ऐसी बर्बरियत का शिकार हों तो हमारा रद्द-ए-अमल भी यही होगा। मैंने महसूस किया कि यह हमारा अच्छा साथी बन सकता है। इत्तेहादी बड़ी क़ुव्वत है। मैं रब नवाज़ के मुखालिफों को यकजा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबहान शाह खुलकर न सही लेकिन हमारे साथ है और रब नवाज़ को बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि रब नवाज़ किसी तरह सुबहान शाह से कम नहीं है, बल्कि लाहौर शहर में वो इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है और हमें लाहौर ही में रहना है, लिहाजा रब नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ ना किया जाए। मैंने खुफकी से कहा, इसे खुला छोड़ देकर वो जब चाहे शबनम को उठा कर ले जाए, जब चाहे तुम्हारे घर पर हमला करा दे। माय डियर नीलम, हमारे यही रुपये रब नवाज़ जैसे लोगों को फ़िरौन बना देते हैं। हाँ, अंदर से ये जालिम इतने बोधे होते हैं कि एक निहत्ता शख्स इनकी आंखों में आंखें डाल दे तो ये लरस जाते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाऊँ तब भी रब नवाज़ अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। नासिर ठीक कह रहा है। रईस ने इससे बार मेरी तहमायत की कि जैसे लोगों को नकेल न डाली जाए तो ये बेनत का बैल बन जाते हैं, मोहिद्दीन की तरह। मैं चौंक के रह गया। मेरा ख्याल है तुम लोग मोहिद्दीन के बारे में मुझसे कुछ बात छुपा रहे हो। नीलम और रईस ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर नीलम बोली, दरअसल हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। परसों मोहिद्दीन स्टूडियो में आया था। इसने सख्ती से शूटिंग की डेट्स मांगी। इस पर मैंने एडवांस की रकम इसके मुंह पर दे मारी। इसका क्या रद्द-ए-अमल था? इसने आगे से बदतमीज़ी की और मेरी कलाई थाम ली। इस पर रईस को गुस्सा आ गया और ये रईस खबीस बन गया। मैंने हंसकर, बिल्कुल पुराना रईस, कसम अल्लाह की अगर नीलम ने रोक रखा होता तो मैं बहुत पहले इसकी ऐसी की तैसी कर चुका होता। नीलम बोले तो इसकी आंखें फ़ख्र से चमक रही थीं। रईस ने इसका वो हाथ तोड़ दिया जिससे इसने मेरी कलाई पकड़ी थी। मैंने सर थाम लिया। मेरे खुदा, तुम लोगों ने मामला ख़राब कर दिया। तुम दोनों ही जानते हो कि मोहिद्दीन रब नवाज़ से ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है। वो खुला बदमाश है, जैसे हुकूमत की हमायत भी हासिल है। अगर मोहिद्दीन अकेला होता तो कोई बात नहीं थी। हम सारी इंतज़ामिया से नहीं लड़ सकते। रईस, तुमने अच्छा नहीं किया। तू क्या बेगैरत बनकर देखता रहा? वो नीलम के साथ कुछ भी करता रहता। रईस बिगड़ कर पुलिस केस बन सकता है। केस नहीं बनेगा क्योंकि मोहिद्दीन ने बयान दिया है कि वो फिसल कर गिरा था और इसकी कलाई मेज़ का सर लगने से टूटी है। नीलम बोली, वरना इसकी जगह हंसाई होती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें एक और गज़बनाक दुश्मन से निमरना पड़ेगा। ये अच्छा नहीं हुआ जबकि रब नवाज़ पहले ही पागल हो रहा है। चल यार, जहाँ एक है वहाँ दूसरा भी सही, और मुझे अकेला मत समझ। ज़ेर ज़मीन दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि मोहिद्दीन के साथ ये सलूक किसने किया है। इसके बाद बहुत सारे पुराने जानने वाले मेरे पास आ रहे हैं या इनके पैगामात आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो मोहिद्दीन के ख़िलाफ़ मेरे साथ हैं। इनमें लाहौर का एक नामी गिरामी सनतकार भी है जिसका भाई मोहिद्दीन के हाथों मारा गया था। रईस, इस चक्कर में ना पड़। ये लोग तुझे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने इसे ख़बरदार किया। बाद में तुझे पहचानने से भी इनकार कर देंगे। अभी तो तुम एक अकेला और 2-11 वाली बात कर रहे थे। नीलम ने मुझे याद दिलाया। रब नवाज़ के ख़िलाफ़ सारे मुखालफों को जमा कर रहे थे और अब रईस को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। मैं शर्म से पानी हो गया। वाकई मैं इस सारे मामले को सिर्फ अपने वफात की ऐनक से देख रहा था। सिर्फ रब नवाज़ की फ़िक्र थी जो असल में मेरा दुश्मन था। रईस, नीलम या मेरे किसी साथी की इससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मोहिद्दीन नीलम और रईस का दुश्मन हो रहा था, लेकिन मुझसे इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उल्टा मैं फ़िक्रमंद था कि वो मेरे पीछे भी ना पड़ जाए। शायद इसी वजह से मैं इन दोनों को इससे उलझने से मना कर रहा था। रईस ने मेरी सूरत पर फैली नदामत भांप ली थी। इसने गैर मुतवक्का तौर पर मेरी हमायत की। नासिर ठीक कह रहा है। मैं इस वक्त जज्बाती हो गया था और मोहिद्दीन का हाथ तोड़ बैठा, मगर हमें इससे बात बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए। इस हमायत पर मैंने इसके शुक्रगुजार नज़रों से देखा। वो कमीना आदमी है, छुप कर भी वार कर सकता है। नीलम मुतफक्किर थी। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों अब लंदन रवाना हो जाओ। मैंने कहा, तुम्हारा कितना काम रह गया है फिल्मों में? बस 2 फिल्में हैं सेट पर, इनमें भी थोड़ा बहुत काम रह गया है, तो लानत भेजो इस पर। मैंने कहा, तुम और रईस पहली फ़्लाइट से रवाना हो जाओ। फिल्मों वाले डेलीगेट्स की मदद से फिल्में मुकम्मल करा लेंगे, और ना भी करा सके तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक यहाँ के मामला ठंडे नहीं पड़ जाते तुम वापस मत आओ, बल्कि मेरा मशवरा है वहीं इंग्लैंड में सेटल होने की कोशिश करो। एनी और आकिल पहले ही वहाँ हैं। तुम लोग साथ रहोगे तो इनकी तन्हाई भी कम होगी। वैसे भी इन दिनों एनी को किसी औरत की ज़रूरत होगी। इसकी मुँह बोली सास है ना, रईस हंसा। लेकिन तुम? नीलम ने मेरी तरफ देखा। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी जल्द अज जल्द वहाँ आने की कोशिश करूँगा। मुमकिन है मैं भी वहीं बस जाऊँ और चंदा को भी साथ ले आऊँ। शबनम का क्या होगा? नीलम ने फ़ौरन ही मेरे और चंदा के साथ कबूल कर लिया था। शबनम यहीं रहेगी। वैसे भी आज़ाद साहब ने इसे दूर रहने का हुक्म दिया है मुझे। मेरे ख्याल में शबनम की बेहतरी इसी में है कि मैं इससे दूर हो जाऊँ। वो शाह आलम को चाहती है और मैं नासिर अजीम हूँ। दूसरे, अगर तू इसके साथ लगा रहा तो तुझसे भी कभी शाह आलम का थप्पा नहीं उतरेगा। रईस ने कहा, यह खुद गर्ज ही सही, लेकिन अब नासिर की ज़िंदगी में शबनम की कोई गुंजाइश नहीं है। रहे फ़रीद और रक्षी, तो इनसे मेरा दूर रहना भी ज़रूरी है। सब जानते हैं कि रक्षी शाह आलम की बीवी है, और अगर मैं इनसे रवाबित रखता हूँ तो बात मेरे दुश्मनों को भी चौंकाएगी और इससे इनकी ज़िंदगी भी मुतासिर होगी। नीलम बोली, हम इतने अच्छे दोस्तों से कट जाएंगे? इसके लहजे में मायूसी थी। हम नहीं, सिर्फ मैं। तुम लोग बदस्तूर इनसे राब्ते में रहोगे। मैं भी इनसे बिल्कुल ही दूर नहीं रहूँगा। फ़ोन पर और दूसरे तरीक़ों से मैं इनसे रवाबित रखूँगा। दुश्मन कमर और कमाल से वाकिफ़ नहीं है, लिहाजा वह खुद इनसे महफूज रहेंगे। चंद साल बाद जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम वापस आएंगे और इन सब से मिलेंगे। नासिर ठीक कह रहा है। नीलम यकायक पुरजोश हो गई थी। बल्कि नासिर भी हमारे साथ ही जाएगा।
मैं अभी सीट के लिए अपने एजेंट से बात करती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे लिए नहीं, मैं कुछ अरसे और यहाँ रहूँगा। मगर क्यों? नीलम ने त्योरियाँ चढ़ाईं। आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत है जब तुम यहाँ रुकना चाहते हो? मुझे बाद मामला निपटाने हैं, मैंने नरमी से कहा। मैंने इनके सामने तो नहीं कहा, लेकिन यूँ मैदान छोड़कर जाना मुझे अच्छाई के बराबर बतफ़ता लग रही थी। हक़ हमेशा रहने के लिए है और बातिल को जाना ही होगा। मैं फ़ारिग होते ही सीधा लंदन का रुख करूँगा। हरगिज़ नहीं, तुम हमारे साथ जाओगे। तुम्हारा पासपोर्ट भी बनकर आ गया है। नीलम ने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं वादा करता हूँ कोई गलत हरकत नहीं करूँगा और बैल से हरगिज़ नहीं कहूँगा कि वो मुझे आकर सींग मारे। हरगिज़ नहीं, नीलम ने दोबारा कहा कि वो वापस बैठ गई। इस सूरत में हमारा जाना भी इतना ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी बकिया फिल्में मुकम्मल करके ही जाऊँगी। इसके बाद मैंने मोबाइल निकाल कर रबनवाज का नंबर मिलाया। मेरी आवाज़ सुनते ही वो आतिश फिशा की तरह फट पड़ा था। इसने गुस्से के एक ही सांस में कई गालियाँ दे डाली थी। शाह आलम, मैं तेरी टांगें चीर कर, मैं तेरी बोटी बोटी कर दूँगा, तेरी लाश चील कौवों को खिलाऊँगा। इसका सांस जवाब देने लगा। फिल वक्त तुम्हें पानी पीने के लिए भी किसी मुलाजिम की ज़रूरत है, मैंने हंसकर कहा। और मुझे इससे क्या कहा? मुझे मारने के बाद तुम मेरी लाश से क्या सलूक करते हो? मैंने इससे कई जवाबी गालियों से नवाजा। शुक्र है नीलम उठकर अंदर चली गई थी। रबनवाज, कुत्ते की औलाद, तूने इस नुत्फ़ा ना तहकीक को भेजा था जो अब हॉस्पिटल में पड़ा है। शुक्र कर कि इस वक्त वो अपनी कब्र में नहीं पड़ा। तूने शाह आलम को खिलौना समझ रखा था। अब मैं तुझे बताऊँगा। रबनवाज, अपने ख़ानदान वालों की हिफाजत कर ले। एक एक करके मैं इनका यूँ शिकार करूँगा जैसे जंगल में शिकारी जानवरों का शिकार खेलते हैं। मैं सबको ख़त्म कर दूँगा। तेरी बारी सबसे आखिर में आएगी। तुझे मैं ज़ख्म दे दे कर मारूँगा। पहले तो मेरे इस लहजे पर रबनवाज हैरान रह गया था, फिर इसने इश्ताल में आकर एक बार फिर गालियों का दरिया बहा दिया। शाह आलम, तो मेरे किसी घर वाले का बाल भी भीखा नहीं कर सकता। मैं तुझे देख लूँगा। मैंने फिल्म इलम का नमा कहका लगाया। दिल नवाज़ के बारे में क्या ख्याल है? अभी तो वो मरते मरते बचा है, लेकिन मुमकिन है फरिश्ता उजले से हॉस्पिटल से आकर ले जाए। मौत का तो कोई भी बहाना हो सकता है। अब मैं किसी डॉक्टर या किसी नर्स को 1 लाख रुपए दूंगा तो तुम्हारे बेटे को खाली इंजेक्शन क्यों नहीं लगाएगा? तुम्हें मालूम है ना कि किस आदमी को रगों में हुआ हवा का नन्ना सा बुलबुला भी चला जाए तो इसकी फौरी मौत हो जाती। मौत का इल्ज़ाम तुम किसी को नहीं दे सकते। सुना है दिल नवाज़ की बीवी माँ बनने वाली है। पता नहीं आने वाले को बाप का साया नसीब भी होता है या नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। रब नवाज़ खौफज़दा हो गया था। तुमने दिल नवाज़ को उंगली भी लगाई तो तुम तोप चला दोगे। मैं हंसा। लेकिन किस पर? क्या तुम्हें मेरा पता ठिकाना मालूम है? मेरे किसी रिश्तेदार के बारे में जानते हो? खैर, मेरा कोई है ही नहीं। मगर तुम अपने इतने बड़े ख़ानदान को लेकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे बेटे हैं, बेटियाँ भी हैं, शायद 3 बार 4 बीवियों से कोई दर्जन, फिर औलाद तो होगी ना। और अब तो खैर से तुम दादा नाना भी बन चुके हो। कहते हैं सौदा असल से प्यार सा होता है। अब कल को तुम्हारे नवासे नवासियाँ या पोते पोतियाँ स्कूल जाने के लायक होंगे तो तुम इनकी भी हिफाजत करोगे। अपनी दुश्मनी की आग से इन्हें भी बचाओ। तुम्हें रब नवाज तुम नहीं रब नवाज तुम खुदा नहीं हो। तुम फ़िरौन भी नहीं हो। नहीं, तुम एक मामूली से हकीर चीज़ हो जो ख़ुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकती। दूसरों की हिफाजत तुम कैसे करोगे? बेशक अभी तुम इनके गिर्द कराए के गोरिल्लों की दीवार खड़ी कर दो, मगर सवाल यह है कब तक? फ़र्ज़ करो मैं अभी कुछ करता ही नहीं हूँ, खामोशी से इस मुल्क से चला जाता हूँ जहाँ मैंने अपने लिए बंदोबस्त कर लिया है। 1-2 साल वहाँ अयाशी से गुजार कर मैं वापस आता हूँ तो मेरा हुलिया इतना बदल चुका होगा कि फरिश्ते भी मुझे नहीं शनाख्त कर सकेंगे। इस वक्त मैं अपनी इंतकामी कार्रवाई का आगाज़ करूँगा तो क्या तुम मुझे रोक लोगे? तुम ऐसा क्यों करोगे? इसने लुकनत ज़दा लहजे में कहा। मैं एक बेहरम कहका लगाया। ये सवाल तुम खुद से करो कि रब नवाज तुम अब तक ऐसा क्यों करते आए हो? हैरत है, अपने अमल का जवाब तुम दूसरों से तलब कर रहे हो। सुनो शाह आलम, मेरी बात सुनो। हम में मुफाहमत का कोई रास्ता निकल सकता है। मैं माजी को फरामोश करने को तैयार हूँ। तुम वैसे भी इस मुल्क से जा रहे हो तो बेहतर है दुश्मनी का ये बाप बंद करके जाओ। दुश्मनी का बाप? मुझे नहीं, तुमको बंद करना है। रब नवाज, तुम वो जहरीले सांप हो जिसका वाहिद हल इसका कुचल देना है। तुम्हें मौका देकर यह तवक्का करना हिमाकत है कि तुम डसोगे नहीं, क्योंकि तुम अपनी फितरत से मजबूर हो। इसी तरह मैं अपनी हिफाजत के लिए मजबूर हूँ। ये ताकत का खेल है। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम मुझे मार दोगे। अभी तुम सुलह की बात कर रहे हो, लेकिन मैं या मेरी कोई कमज़ोरी तुम्हारे हाथ आ गई तो तुम सब कुछ भूल कर फ़िरौन बन जाओगे। मैं तुम्हें ज़मानत दूंगा। इसने जल्दी से कहा। देखो शाह आलम, हम पार्टनर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो खुशगवार तरीके से इस दुश्मनी को ख़त्म कर सकते हैं, और इसका सबसे खुशगवार तरीका यह है कि तुम किसी तरह मुझ पर काबू पाकर मेरा खात्मा कर दो। मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारे इस दुश्मनी ख़त्म करने के अंदाज़ में मैं अच्छी तरह वाक़ी हूँ। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आगाज़ तुमने किया था, लेकिन अंजाम मैं करूँगा। प्रोफेसर हाशिम रज़ा इसकी पहली किस्त है, मगर मैंने तुम्हें एक और इत्तला देने के लिए ज़हमत की है। एक ज़माने में मैंने फ़ातिह आलम फ़ोर्स बनाई थी, जिसका हर रुकन मुझ पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहता था। रब नवाज़ का हौसला एक बार फिर जवाब दे गया। इसने नाकाबिल इशाद अल्फाज में मुझे बताया क्या मुझ पर क्या निछावर किया जाएगा। मैंने मज़ीद एक अदद कहका और रसीद किया। रब नवाज़, अब मैं एक और फ़ोर्स बना रहा हूँ। रब नवाज़, हटाओ फ़ोर्स। इसका हर रुकन तुम्हारे खून का प्यासा होगा और इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ इन लोगों को जमा किया है जो कभी तुम लोगों के जुल्म की शिकार हुए, लेकिन अपनी कमज़ोरी को सब्र का नाम देकर बैठ गए थे। मैंने जमा कर रहा हूँ, इन्हें ताकत दे रहा हूँ। तुम जानते हो आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत रुपया है, और इसकी मेरे पास कमी नहीं। मैं इससे सब कुछ खरीद सकता हूँ।
जदीद तरीन असलहा भी और इसे चलाने की तरबियत देने वाले भी। बहुत जल्द ये फ़ोर्स असलहे और तरबियत से लैस होकर मैदान में आएगी तो तुम्हारे लिए इस मुल्क में कहीं पनाह नहीं होगी। बकवास मत करो, करते हो तुम कुत्ते भौंकते हो। इस बार रब नवाज़ की आवाज़ काँप रही थी। मैंने कहकों का सिलसिला जारी रखा। अरे यार मलक, तुम तो ज़रा सी बात से सहम गए। गालिबन तुम्हारी शलवार गीली हो चुकी है, लिहाजा मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अभी ये फ़ोर्स आई नहीं और तुम खौफजदा हो गए हो। ज़रा सोचो रब नवाज़, जब ये अंधेरे के तीर अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे तो तुम्हारा क्या इंजाम हो। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रईस ने मेरे शाने पर हाथ मारा। दिल खुश कर दिया प्यारे, कसम अल्लाह की इसकी शलवार सचमुच गीली हो गई होगी। मैं जानता हूँ अंदर से ये बिल्कुल ही। रईस ने रब नवाज़ को एक वज़नी गाली दे से नवाजा था, लेकिन तूने इतनी देर बात करके ठीक नहीं किया। रब नवाज़ ने अपने फ़ोन पर ऑब्जर्वेशन लगा ली होगी। इसने मालूम कर लिया होगा कि फ़ोन किस नंबर से किया जा रहा है। रब नवाज़ कभी पता नहीं लगा सकेगा क्योंकि ये मोबाइल तूने किसी और से लिया है। क्या तूने इसे अपना नाम पता बताया था? नहीं, बस एक होटल में वो आदमी बेच रहा था। इसे रकम की ज़रूरत थी, मेरे पास पैसे थे, लिहाजा मैंने ख़रीद लिया। इसमें मैंने अपना नाम रईस अहमद ख़ान बताया था, लेकिन वो इतना परेशान था कि इसने शायद नाम सुना भी नहीं और पैसे लेकर चला गया। इसका बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल था, इसे इसके इलाज के लिए रकम की ज़रूरत थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। तब रब नवाज़ का बाप भी नहीं मालूम कर सकता कि वो मोबाइल फ़ोन मेरे पास कहाँ से आया। अरे बताओ, रईस के नाम से ज़रूर चौंकेगा। रईस, तेरा यहाँ से चला जाना और भी ज़रूरी हो गया है। नीलम सीट बुक कराने गई थी, कल वीज़ा भी लगवा लेगी। बल्कि इसका वीज़ा लगा हुआ है, सिर्फ तेरा और मेरा वीज़ा लगवाना पड़ेगा। मैं हिचकिचाया। यार नीलम के सामने तो मैंने इकरार कर लिया, लेकिन तुझसे मैं नहीं छुपा सकता। मेरा अभी जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं ऐन मौका पर कोई बहाना ना कर दूँगा। अब ये तेरा काम है, इसे राज़ी करके ले जा। रईस ने गौर से मुझे देखा। तो क्यों रुकने पर इसरार कर रहा है? मैंने रईस को अपने एहसास से आगाह किया तो वो सोच में पड़ गया। मैंने इतने बड़े जो वादे किए हैं, मुझे इनकी लाज भी निभाना है। मैं रब नवाज़ को यूँ ही नहीं छोड़ सकता। ये बता कि तूने जीरा ब्लेड से बात की है? मैंने कहा था। वो सोच में पड़ गया। रईस ने जवाब दिया, दरअसल यार, जब से मैंने इस दुनिया से निकला हूँ, मैंने महसूस किया है कि पुराने लोग अब मुझसे वैसे गर्म जोशी से नहीं मिलते। जीरा ब्लेड भी मुरव्वत में काम कर रहा है, लेकिन इस किस्म के मामले में वो टांग नहीं अड़ाना चाहता। तो सारा काम पुलिस की मदद से ही चलता है। चल यार, जीरा ब्लेड ना सही, मैं खुद ये काम कर लूँगा। लाहौर में थाने ही कितने हैं, इनमें तलाश करूँगा तो कोई ना कोई सामने आ ही जाएगा। बस एक आदमी हाथ आ जाए, बाकी लोगों के नाम वो खुद बताए। कहते हुए मेरा लहजा खुद ब खुद सफाक हो गया था। इन्हें शबनम पर किए जाने वाले जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। रईस ने हैरत से मुझे देखा। तू खामखा जज्बाती हो रहा है। ये पुलिस वाले सिर्फ मोहरे थे जिनकी डोरी रब नवाज़ हिला रहा था। असल मुजरिम तो वो है, सज़ा देनी है तो उसे दे, वो भी नहीं बचेगा। मैं सोच रहा हूँ कि सचमुच अपने आइडिया पर अमल करो। रब नवाज़ के ख़िलाफ़ इन सब को जमा कर लूँ जिन पर कभी इसने जुल्म किया था। अहमकाना बातें मत सोचो। रईस हिला गया। तो शेख चिल्ली के से मंसूबे बना रहा है। हम सब की बेहतरी इसी में है कि जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाएँ। जितनी देर रुकेंगे ख़तरात इतने ही बढ़ेंगे। मैं जानता हूँ, मैं हाथ पैर बचाकर काम करूँगा। मैंने इसे तसल्ली दी, लेकिन रईस मुतमईन नहीं था। वो मुसलसल मुझसे कहता रहा कि मैं भी इनके साथ चलूँ। मैंने नींद के बहाने इसे जान छुड़ाई। रात का 1 बज रहा था, मगर नींद मुझे बिस्तर पर लेट कर भी नहीं आई थी। गुज़श्ता कुछ अरसे से मेरे जो मामूलात थे, भरपूर नींद मेरे लिए ख्वाब ख्याल बन गई थी। अब तो मुसलसल जागने की आदत सी पड़ गई थी। सारा दिन जागते और फिर भरपूर मसरूफियत के बावजूद रात को सुकून की नींद मेरे नसीब में नहीं थी। रईस और नीलम अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। मैं चुपके से उठा और बाहर आ गया। वहाँ कई गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन मेरे पास किसी की चाबी नहीं थी। मैं पैदल ही बाहर निकल आया। रात के गार्ड ने मेरे जाने पर कोई एतराज़ नहीं किया था। खासी देर तक पैदल चलने के बाद मुझे एक चौक से टैक्सी मिल गई थी। मैंने इसे कमाल हॉस्पिटल का पता बताया। टैक्सी वाला ठेठ लाहौरी था। इसकी ज़ुबान इसकी खटारा टैक्सी से भी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। लेकिन जब मंजिल मकसूद पर पहुंचकर मैंने मीटर देखा तो मालूम हुआ कि रफ्तार में इसने टैक्सी ड्राइवर को भी पीछे छोड़ दिया। सफ़र का तावान अदा करके मैं अंदर गया। हॉस्पिटल के मेन गेट पर 2 गार्ड थे, लेकिन ये कमाल ने खुद रखे थे। असल गार्ड जो कर्नल की एजेंसी के थे, इससे मुझे वास्ता हॉस्पिटल के साथ बने क्वार्टर्स में पड़ा। जब किसी ने तारीकी से मुझे ललकारा, हैंड्स अप, साकत हो जाओ। मैंने रुक कर दोनों हाथ उठा लिए। मुझ पर टार्च की रोशनी पड़ी। फिर किसी ने मेरी तलाशी ली और मुतमईन होकर मुझे हाथ नीचे करने को कहा। कौन हो तुम और रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम नासिर अजीम है। इस हॉस्पिटल का मालिक कमाल अहमद मेरा दोस्त है। वो मेरी बहन का शोहर भी है। मैंने इससे मिलने आया हूँ। 1 मिनट, इसने कहा। इसने मुझे हैंड्सअप कराया था। इसने शायद कोई वाकई नाकिर निकाल कर कमाल से रब्ता किया। सर, मैं शमशाद बात कर रहा हूँ। एक शख्स खामोशी से आया है, अपना नाम नासिर अजीम बताता है। अच्छा, आप खुद आ रहे हैं? ओके सर। इसने वाकई टाकी ऑफ कर दिया। कमाल ने इसे मेरे बारे में बता दिया था, लेकिन इसकी अकाबी आंखें एक लम्हे के लिए भी मुझ पर से नहीं हटी थी। वो पूरी तरह मुस्तैद था। वो एक आम गार्ड की निस्बत कहीं ज़्यादा तरबियत याफ्ता लग रहा था। इसका दूसरा साथी जिसने मेरी तलाशी ली थी, अब वहाँ नहीं था। शायद वो फिर से अपनी ड्यूटी पर चला गया था। मुझे इनका तरीक़ाकार पसंद आया था। वो सामने पहरा देने की बजाय खामोशी से तारीकी में छुप कर अपना काम कर रहे थे। इस तरह आने वाले दुश्मन के लिए इन्हें निशाना बनाना आसान न रहता। चंद मिनट के बाद कमाल गाउन की डोरियाँ कश्ता नमूदार हुआ। उल्लू के पट्टे, ये कोई आने का वक्त है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोया था। बस यार, तेरी मनहूस सूरत देखने को दिल चाहा तो गालियाँ खाने चला आया। मैं इसे खींच कर अंदर ले गया।
कमर सो रही थी, लिहाजा हम दूसरे कमरे में आ गए जो एक तरह की नशिस्तगाह थी, लेकिन यहाँ फर्नीचर मामूली सा था। कमाल बजाते खुद करोड़पति होने के बावजूद दरवेशाना ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन वो भूल रहा था इसके साथ एक बीवी थी जिसके कुछ अरमान। कमाल के बाद मैं थोड़ी देर बैठकर क्वार्टर से निकल कर मैं चंदा के कमरे तक आया। दस्तक के जवाब में इसकी खमारजार आवाज़ आई, कौन है? दीदार हुस्न का एक तलबगार। मैंने आवाज़ बदल कर कहा, क्या बदतमीज़ी है? इसने बिगड़ कर कहा, अगर ये बदतमीज़ी है तो मैं बदतमीज़ हूँ। इस बार मैंने असल आवाज़ निकाली। नासिर वो लपक कर आई थी। इसने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर आया। वो सो रही थी। इस वजह से शब ख्वाबी के वो दूधिया सफ़ेद लिबास में थी जो इसके मरमरी पैकर के तनासुब में इस खूबी से ढल रहा था कि मैं सहर ज़दा रह गया था। मेरी नज़रों को महसूस करके वो शर्माई और इसने जल्दी से दुपट्टा ले लिया। मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। इसने पूछा, खैरियत? इतनी रात के आने की वजह? बस अचानक तुम्हें देखने को दिल चाहा तो चुपके से नीलम हाउस से निकल आया। वो हंसी। नीलम ने पहरे बिठा रखे हैं। हाँ, वो मेरी अम्मा जान बनने की पूरी कोशिश कर रही है। मैंने कहा, बात यह है कि जब कोई यतीम अकेला मिल जाए तो सब इसके सरपरस्त बनने की कोशिश में लग जाते हैं। वो हंसी। तो क्यों हुआ अकेले? कोई ऐसी मिलती नहीं जो मुश्किल तौर पर अपना? सादगी से जवाब दिया, क्योंकि वो पहले से मेरे पास है। इसने अपने घने लंबे बाल समेट कर इनका ढीला सा जोड़ा बनाया। नासिर, सिर्फ बातों से ज़िंदगी नहीं गुजरती, मैं जानता हूँ। मैंने ठंडी सांस ली, लेकिन हालात फिल वक्त मुझे बातों की इजाज़त भी नहीं देते। मैं एक नज़र तुम्हें देखने आया था। देख लिया, अब इजाज़त दो, कुछ देर रुको, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी बनाती हूँ। खुद मेरा दिल भी चाह रहा था कि अभी कुछ देर और इस औरत के गैर अमा के सामने रहूँ। क्वार्टर में एक छोटा सा किचन भी था। चंदा इसी में फ़िट हो गई थी। मेरी अंदर कोई गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा मैं दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया था। इसने पानी चढ़ाया और काफ़ी फेंटने लगी। करीम का डब्बा निकाला। चंदा, तुमने इन जेवरात का क्या किया जो मैं लंदन से लाया था? खान जी की अमानत जो एक चोर ने संभाल कर रखी थी। मैंने पूछा। वो मैंने हॉस्पिटल के ट्रस्ट में दे दिए। मैं हैरान रह गया। चंदा, वो जेवरात तुम्हारा वाहिद असासा थे, खान की विरासत। तो पहले ही कमाल हॉस्पिटल को दे चुकी हो। कमाल ने जेवर लिए कैसे? मेरे लहजे में तलखी आ गई। वो इनकार कर रहा था। मैंने जेवर बेचकर एक और तरीके से इसे डोनेट कर दिए। कमाल को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने सिवाय तुम्हारे किसी को नहीं बताया। पागल लड़की, मैंने इसे बाजुओं में ले लिया। क्या तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? वो नरमी से मेरी बाहों में सिमट आई थी। मैंने खुदा से एक ही चीज़ मांगी है और मुझे यकीन है वो मुझे मिल जाएगी। इसके सिवा मुझे किसी शय की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ क्या है? इसने सर उठाकर मेरी आंखों में देखा। क्या तुम नहीं जानते? जवाब इसकी शफाफ आंखों में बेहद वाज़िया था। शुक्रिया मेरी जान। मैंने लब इसकी आंखों पर रख दी है। अब ज़्यादा देर की बात नहीं है। नासिर, मुझे दिलासे मत दो, मैं सब्र से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो मेरे बाजुओं से निकल गई। चंदा, मैं पूरी संजीदगी से कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ कुछ दिन दो। इसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊँगा और हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। यहाँ से कहाँ? वो चौंकी। इंग्लैंड। वहाँ एनी और आकिल हैं। नीलम और रईस भी वहीं सेटल होने का फ़ैसला कर चुके हैं। इनकी वजह से वहाँ हमें अजनबियत का एहसास नहीं होगा। लेकिन कमाल और कमर, फिर रक्षी और फरीद भी हैं। ये लोग यहीं रह जाएंगे हमारे हिस्से की दुश्मनियाँ भुगतने के लिए। दुश्मन असल में शाह आलम की ज़ात है और लोग मेरी तरफ से इससे मुशाबत की वजह से मुतवज्जा होते हैं। मैं यहाँ नहीं हूँगा तो ये लोग भी महफूज रहेंगे। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ रहता हूँ और इन लोगों से मिलता हूँ तो इनके लिए ख़तरा है। चंदा किसी हद तक मेरी बात की कायल नज़र आने लगी थी, लेकिन अपनी सरजमीन जहाँ मैंने सारी उम्र रही, इसे मैं छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? खान जी की मट्टी भी तो यहीं है। इनकी कब्र पर कौन जाएगा? इनके लिए फातह खानी कौन करेगा? मैंने नरमी से कहा। कब्र पर जाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, फातह खानी और इसाले सवाब हम कहीं से भी कर सकते हैं। सुनने वाला दुनिया में हर जगह मौजूद है, वो सब की सुनता है। शबनम, तुमने इसके बारे में सोचा? इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इसकी ज़िंदगी से निकल जाना ही इसके लिए बेहतर है। इस पर सारे अज़ाब मेरी वजह से आए हैं। शबनम तो वाज़ह तौर पर शाह आलम से नत्थी है। क्या तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद तुम्हारे दुश्मन इससे हिसाब नहीं चुकाएंगे? वो औरत है, गैर महफूज है। आज़ाद साहब ने इसे फ़िलवक्त किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया है जहाँ दुश्मन तो क्या, मैं भी नहीं जा सकता। इन्होंने भी यही मशवरा दिया है कि जब मैं इसे अपना नहीं सकता तो बेहतर है इसकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ। गोया वो बेचारी अकेली रह जाएगी। इतना ख्याल है इस बेचारी का तो इसे भी ले चलते हैं। बस तुम्हें दिल में ज़रा गुंजाइश पैदा करनी होगी। मैंने शरारत से कहा। मेरे दिल में तो बताऊँ तुम्हारे दिल को? इसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। फिर मेरे सीने से लग गई। तुम्हें मालूम नहीं, जब तुम रक्षी के शोहर बने हुए थे तो मैं दिन रात अंगारों पर होती थी। शबनम के साथ तुम्हारा नाम आया तो मैं ज़बत की किन किन मंजिलों से नहीं गुजरी। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं था? मैंने कहा। नहीं, सच्ची बात है, मैं अपनी ज़ात का एतबार खो चुकी थी। किसी और पर क्या एतबार करती? मैंने कोशिश की कि तुमसे नफ़रत करूं, लेकिन ना कर सकी। इसके रेशमी वजूद की सारी हरारत और नरमी मुझ में जज़ब हो रही थी। अचानक मुझे तपिश का एहसास हुआ। मैंने एक झटके से इसे अलग कर दिया। चंदा, हमें इतना करीब नहीं आना चाहिए। रात का ये तन्हाई हमें बहका सकती है। इसका चेहरा गुलनाज हो गया था। मुझे ख्याल ही नहीं आया। अब मैं चलता हूँ, खासी देर हो गई है। मैंने कहा, नीलम को पता चला तो वह हंगामा करेगी। इतना डरते हो इससे मर्द होकर? चंदा मुस्कुराई। नीलम के लिए मैं मर्द नहीं हूँ। मैं इसे भैया माँ और बहन की जगह पाता हूँ। इन हैसियतों में वो इस काबिल है कि मैं इसका एहतराम करूँ। चंदा के क्वार्टर से निकला था कि सिक्योरिटी गार्ड सामने आ गया। इसने मेरे चेहरे पर टार्च की रोशनी डालकर इत्मीनान किया और मुझे जाने की इजाज़त दे दी।
रात के 3:30 बज रहे थे। बाहर खासी हल्की थी और मैं कोई गर्म शय पहने बगैर ही आ गया था। सवारी का दूर दूर तक पता नहीं था, लिहाजा मैंने बगलों में हाथ देकर डबल मार्च शुरू कर दी। एक जगह कुत्तों ने मेरी रफ्तार के लिए एक्सीलेटर का काम किया और एक जगह मुझे पुलिस से झपटना पड़ा। फिर आखिर एक टैक्सी वाले ने, जो अपनी टैक्सी में ही सो रहा था, 100 रुपये के अवज़ मुझे नीलम हाउस तक छोड़ने की हामी भर ली, जो अब सिर्फ 2 मील के फासले पर रह गया था। टैक्सी ड्राइवर ने रास्ते में दलाल से साबित किया कि वो किराए की बजाय अपनी नींद हराम करने का हर्जाना ले रहा था, जो जायज़ था। उतर कर किराया देते हुए मैंने कहा, तुम अपने बच्चों को हराम खिलाना चाहते हो, शौक़ से खिलाओ, लेकिन इसे हलाल तो ना करार दो।